हैं चीफ जस्टिस के पे, क्यों खड़े हो साहब, आप कानूनी बात करो यहाँ पे। बहुत शुक्रिया जी। देखें, इसको ना बड़ा जबरदस्त गहरा सवाल है, मैं इसको थोड़ा सा पीछे से लेके आऊंगा। हम देखते हैं कि 2014 में एक धरने शुरू होते हैं मुंतखब हुकूमत के खिलाफ, फिर उसके बाद जो है ना ये 2000 आप फिर चेन ऑफ कमांड होती है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ टाइम चला जाता है, उसके बाद एक फिर प्रोग्राम आता है और बाकायदा वो ब्रांड के साथ आता है, उसका नाम होता है बाजवा डॉक्ट्राइन, और हुकूमत को मफलूज किया जाता है, जबकि जो तरक्की और खुशहाली का दौर होता है वो चल रहा होता है, दूसरी तरफ उसके खिलाफ साजिश बुनी जा रही होती है। वो जो बाजवा डॉक्ट्राइन होती है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी जड़ें बनाती है और फिर उसके ऊपर एक बाकायदा प्लान तैयार किया जाता है कि पाकिस्तान की फसल जो उनकी ना वो तैयार हो रही है, अब हमने इसको काटना है और खाना है। ये था लोकल प्रोग्राम। अच्छा, एक उसके साथ इंटरनेशनल प्रोग्राम था, वो ये था कि हमने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के तमाम रास्ते बंद करने हैं, यानी कि हमने गवादर को मुतनाज़ा करना है, हमने सी पैक बंद करना है, हमने चाइना से ट्रेड बंद करनी है, हमने आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इसको इंडिया के हवाले करना। उसका पहला मरहला जो है ना वो ये है कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया के हवाले कर दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, ये तमाम काम होते हैं बाजवा डॉक्ट्राइन के अंदर। अच्छा, इमरान खान इसके अंदर एक जस्ट मोहरा होता है, फ्रंटमैन होता है और वो लड़ रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान को जो उसकी ससुराली लॉबी है वो फुल सपोर्ट कर रही होती है। जो उनका कहने को साबका है साला, वो आज भी जो है इमरान खान को अपना बेनोई ही कहता है, और उसकी कई ट्वीट्स जो ना इस बारे में है, जब हुकूमत हटाई गई इमरान खान की तब भी उसने कहा कि माय ब्रदर इन लॉ। इससे आपको बिल्कुल वाजे हो जाता है, हम अगर ये किसी खाम ख्याली का शिकार है ना कि शायद वो गोरे हैं, वो गोरे नहीं है, वो हमसे ज्यादा मजहबी हैं, वो जूइश हैं, वो यहूदी हैं, वो इन तमाम रिश्तों का हमसे ज्यादा, वो खामखा किसी को बहनोई कह देना, वो लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। वो इतने ही हैं जज्बाती, या हमसे बहुत ज्यादा जज्बाती हैं, एक्सट्रीमिस्ट कह सकते हैं आप, सही एक्सट्रीमिस्ट हैं। अच्छा, एक ये चीज समझ में आती है। उसके बाद अगर आप देखें कि जब ये जाल बुना जाता है, इस जाल बुनने के अंदर एक लोकल फैसिलिटेटर मिलता है, यानी कि पहले उसका नाम होता है रेहम खान। रेहम खान जो चीज थी ना वो उस तरीके से नहीं चलती, तो उसके बाद उसको साइड पे करके एक और फैसिलिटेटर पकड़ा जाता है, वो भी क्रिमिनल ग्रुप होता है। वो होती है पिंकी पीरनी और उसका शोहर और उसकी पूरी फैमिली और उनका नेटवर्क, वो इसके साथ जुड़ते हैं। अब उसके बाद ये जो वारदात शुरू होती है ना, तो यानी कि दो तरह की इसके अंदर मालखोरी हो रही होती है। एक इंटरनेशनली कि हम सी पैक बंद कर रहे हैं, हम गवादर को मुतनाज़ा कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा कर रहे हैं, हम अदालती सिस्टम को बर्बाद कर रहे हैं, तो लिहाजा हमें क्या दोगे, वो फैसिलिटेशन मिल रही है। एक लोकल है कि हम जो है अदालती निज़ाम के अंदर सारे पोस्टिंग ट्रांसफर्स और इसके पैसे, ये तमाम काम किया जाता है। इसको मैनेज कौन कर रहा है, इसको पिंकी पीरनी और उसका ग्रोह कर रहे हैं। ये इसके साथ लेट गई, वो उसके साथ लेट गई, वो उसका नया शोहर आ गया, वो पुराने शोहर के साथ रवाबित के अंदर है, उसके बच्चे काम कर रहे हैं। इन लोगों को इन एहसासात का कोई ख्याल नहीं होता, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की जबान जानते हैं, पैसे के लिए काम करते हैं। वो उन्होंने करके दिखाया। अब आपका जो है ना सवाल जो है ना, उसका एग्जैक्टली जवाब दूंगा कि उस सारे जो हरामखोरियों के अंदर जो ये सारे काम किए ना, उसके अंदर जुडिशल के अंदर मौजूद, सिस्टम के अंदर मौजूद जो काली भेड़ें थी, उन्होंने भी खुल के किए। अब उसको समझें कि उनकी बेगमात क्या करती हैं। हर इस तरह के शख्स जो काम कर रहा होता है ना, उन सीटों पे पहुंचता है, उनमें सबसे ज्यादा तकलीफ दे जो कुर्बानी होती है ना, वो उसकी बीवी देती है या उसकी माँ देती है। इस तरीके की सूरत हाल होती है। ये लोग अजियत पसंद होते हैं और उस अजियत को बर्दाश्त करके, वो अजियत देने को बर्दाश्त करके वो बड़े बड़े काम करते हैं। तो वो सबसे बड़ी कुर्बानी उनकी बेगमात देती है। बेगमात को जो उनका रिवार्ड मिलता है वो ये मिलता है, शोहर की जितनी नाजायज कमाई होती है ना, उसकी तमाम नकलो हरकत और उसका इख्तियार जो होता है ना उस बेगम के पास होता है। जब उसका जो करश है वो सामने आ जाता है, तो फिर वो जो शोहर को कहती है उसको करना पड़ता है। एक बात, इंटरनेशनली जो उसकी तमाम तफसीलात होती हैं उसके सामने भी वो मजबूर होता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक शख्स, सर मैं माजरत के साथ में थोड़ा सा, एक इस्तीफा दे के कोई बच जाएगा, एक इस्तीफा दे के बच नहीं जाएगा, बहुत बुरा फंस जाएगा, वो मर जाएगा मौत को सामने खड़ा देखकर। अच्छा सर, इंक्वायरी के लिए तो पेश कर सकता है ना, इंक्वायरी के लिए। सर मैंने एक बात बहुत शुरू से कही थी, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। बाद में मरीम नवाज ने वो बात कही थी, वो तमाम मसाइल का हल है।
कि एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद और वो लोग जो चाहते हैं कि अब ये पूरा सिस्टम ना गिरे, वो आकर सामने माफी मांगे और मियां नवाज शरीफ से माफी मांगे कि हमने ये बेईमानी की। मैं था डीजीएमआई, मैंने दिए थे वो 2 अफसर और इस शख्स का कोई कसूर नहीं था, इसको कट टू साइज करना हमारा मकसूद था, ये बाजवा डॉक्ट्राइन थी। हम माफी मांगते हैं, हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, हर चीज का जो है ना मसले का हल मौजूद है। लेकिन अगर आप ये कहें कि हमारी जमीनों पे कब्जे, हमारे मामलात अपनी जगह पे कायम रहे, हमने जो कमाया वो हमारा और आगे जो इंसान है जो कमाएंगे वो उनका होगा, वो आप मामलात जानो, इस पाकिस्तान को बचाओ, नहीं बच सकता। सर ये है वो सारी कहानी। तो अब आपको समझ में आया कि बेगम का किरदार क्या है, आपको समझ में आया कि वो उनके सामने क्या मजबूरी है कि वो पीछे भी नहीं हट सकते। ये तमाम जो है ना एक गैंग है जो कि ये काम कर रहा है। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूं कि अब मामला जिस जगह पे आ खड़े हुए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मास्टर स्ट्रोक खेल रहा है, मास्टर स्ट्रोक। अभी कुछ दिन पहले वो कह रहे थे कि मैं आ रहा हूं, जब ये सारे मामला दोबारा हुए तो उन्होंने कहा मैं नहीं आ रहा, बचाओ खुद करो। मेरे भाई को मेरे सामने खड़ा कर दिया, चलो मेरे भाई को ही चलाओ, चला के दिखाओ ना। तुम हुकूमत बना भी देते हो, हुकूमत गिरा भी देते हो, लेकिन तुम हुकूमत चला के तो दिखाओ। तुम्हें यही सलाहियत है ना, बंदूक दिखा के तुम हर काम कर लेते हो। और वो मुबैयने तौर पे जो बाजवा साहब का इंटरव्यू भी, उसमें भी यही बात की गई कि नवाज शरीफ जब तक नहीं आएगा ये मुल्क नहीं चलेगा। बाजवा साहब भी खुद यही कह रहे हैं। सर बाजवा साहब नहीं, इस वक्त में सबसे बड़ा जो खड़ा हुआ है ना, जो फ्यूचर की सुपर पावर है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के ऊपर जो एतमाद किया हुआ है, वो है चाइना, जिसने यहां से अपना रोड निकालना है। उनकी जो मुल्क की जो 60% आबाद जो एरिया है ना, उसका दारोमदार इस सी पैक के ऊपर है। कितनी दफा बताया, उस 60% आबादी का 60% एरिया का जो रास्ता है वो ये सी पैक है जो पाकिस्तान से निकल रहा है, और उसके ऊपर उनकी टोटल 6% आबादी है 60% एरिया पे। उन्होंने फैसिलिटेट करना है आने वाले 20 से 40 सालों के अंदर उनकी जो आबादी है वो उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है ना वो बुजुर्गों की हालात के अंदर आ जाएगा, और उनको फैसिलिटेट उसी तरह से करना है जैसे यूरोप और अमेरिका में किया जाता है। तो उनकी ये मजबूरी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हर बात ये कहता था कि हम सब कुछ बना के देते हैं तुम्हें, तुम हमें एडवांस दे दो, तुम हमारे बिजली घर बना दो, तो तुम हमें जो है ना 10 जो है ना इकोनॉमिक जोन बना के दे दो, तुम हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए तालीम दे दो, तुम हमारे बच्चों को जो है ना यहाँ पे यूनिवर्सिटियां बना दो। हर चीज वो मांग रहा था पाकिस्तान के लिए। और यहाँ पर जो ये रजीम है ना, जो डॉक्टर बाजवा डॉक्ट्राइन है, वो ये कहती है तुम हमारे अकाउंट में इतने पैसे डाल दो, तुम्हें तो हमारे इतने, तुम क्या 1000 मिसाइल चलाओगे, 100 फाइटर प्लेन्स चलाओगे, तुम उनके जो रकम है ना 10% वो हमारे अकाउंटों में डाल दो, 1000 मिसाइलों से ज्यादा तबाही हम करके देते। और वो करके दिया उन्होंने, और वो माल भी उनकी बेगमात के पास है, वो मजबूर है भाई। फल्की साहब के पास चलेंगे, कानूनी मामला पे बात करेंगे। एग्जैक्टली जब हम कानूनी मामला पे बात करेंगे, इस तमाम सूरत की कानूनी सूरत की क्या होती है। खान साहब आपसे बड़ा एक अहम सवाल है बेसिकली, वो ये कि मरीम नवाज ने भी ये बात की है किरदार के हवाले से कि बहुत जल्द जो नवाज शरीफ के को सजा दिलवाने में जो किरदार थे बेसिकली उनको जो है वो बेनकाब किया जाएगा। तो आप पहले तो उस पर मुझे जरूर कमेंट करें कि वो किरदार कौन लोग होंगे, अब कौन से किरदार ऐसे हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। हमें तो बहुत खुल के गेम नजर आ गई है, ये कौम इस वक्त बड़ी ओपनली ये तमाम तर चीजें देख रही है, मतलब कोई लगी लिपटी तो रही नहीं ना। जजेस जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर जो है वो इश्यूज उठा रहे हैं, बाकी इमरान खान की जो लॉबी है वो इस वक्त चीफ जस्टिस को जो सपोर्ट कर रही है, देन ट्रकों की बातें आ रही हैं, पैसे के ऊपर फैसले जो है ना होते हुए नजर आ रहे हैं, इस तरह की बातें आ रही हैं, ऑडियो सामने आ गई हैं, बहुत सारी सी चीजें, जनरल बाजवा के इंटरव्यू सामने आ रहे हैं, किस तरीके से हुकूमत को गिराया गया, किस तरीके से इमरान खान को लाया गया, किस तरीके से शहबाज शरीफ को ऑफर्स की गई, उन्होंने इनकार कर दिया, मतलब खुल की बातें होगी ना। मतलब जो बातें हम लोग अपने इंटरव्यूज में किया करते थे या अपने प्रोग्राम्स में किया करते थे वो अब सरेआम हो रही है। मतलब मैं ये कहूंगा पहले तो नंबर 1 ये कि अब क्या रह गया है, मतलब मरीम नवाज ने जो फैसला किया है आज उसमें क्या, मतलब आगे कौन से किरदार है जिनका नाम लेंगे। दूसरी ये कि अर्शद साहब ने जो बात की, पहले हम इस सवाल के जवाब देते हैं, फिर मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। जी सर, वो किरदार जो हैं, ये जो अभी जिनके नाम लिए जा रहे हैं ना 5-6 आदमियों के, जिनमें रिटायर्ड जनरल्स भी हैं और रिटायर्ड जजेस भी हैं, और जो अभी ऐड हो रहे हैं उसमें, ये लोग आपको बताएंगे कि इस सारी कार्रवाई के अंदर कौन इनको गाइड कर रहा था। ये जैसे उर्दू में कहते हैं ना कि इंग्लिश में कहते हैं ना किंग मेकर्स, है ना, किंग मेकर्स जो है वो तो पिक्चर में बड़ा लेट आते हैं, वो पीछे बैठ के सारे कार्रवाइयां करते हैं। तो ये जितने भी 5-10 आदमी अभी जिनके नाम लिए जा रहे हैं, मियां साहब ने लिए, मरियम साहबा ले रही हैं, अवाम ले रही है,
नजर भी आ रहा है, ये आपको बताएंगे कि वो लोग कौन है। और मैं उनकी तरफ इशारा कर देता हूं अभी से कि अगर कोई अल्लाह का बंदा जो वाकई पाकिस्तान की फ्यूचर के साथ वो है, क्योंकि माजी पाकिस्तान का कुछ खास रहा नहीं और हाल तो तबाही हो गया, ये जो फ्यूचर के लिए जो पाकिस्तानी मुतफिक्र हैं उनको देखना पड़ेगा कि पनामा पेपर्स की लिस्ट जो थी नामों की, उनमें से कौन से लोग मौजूदा और आगे जमाने की पॉलिटिक्स के साथ इन्फ्लुएंस फैक्टर में बैठे हुए हैं, उनको समझ आ जाएगी कि ये सारी गेम चलाने वाले और FATF के नतीजे में मुतासर होने वाले खानदान और ओहदे कौन कौन से हैं, ये वहां आपको तब सामने आएगी। मगर उसके लिए हमें चाहिए होगा साउथ अफ्रीका की तरह या जर्मनी की तरह एक न्यूरमबर्ग ट्रायल टाइप कोई चीज होगी, जिसको उर्फे आम में पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट कहते हैं, ठीक है, जिसमें आपको उसी वक्त दस्ती सजा दी जाती है कि आपने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी, आपने मुल्क और वतन के फ्यूचर के साथ, नौजवानों की जिंदगियों के साथ, किरदार और इखलाकियात की ये सारा कुछ कॉम्प्लेक्स बना करके रखा जाएगा। और वो लिस्ट फारूक साहब को मास एग्जीक्यूशन की बात तो नहीं कर रहे ना आप? नहीं ये जो ना अल्लाह माफ करे, मास एक्सिक्यूशन तो हालात के मजबूर अवाम को क्या तकलीफ देनी है, नहीं, वो तो ऑलरेडी पिसे हुए हैं। ये वो जो पनामा पेपर्स की जो लिस्ट है ना, कि इन लोगों के पास पाकिस्तान का तमाम डोनेशन का पैसा, कारोबार के हिस्से और ओहदों के ऊपर जितनी भी कंट्रोल है वो इस लिस्ट में है। आपको वहां से मिल जाएगा कि ये कौन से खानदान है और कौन सी लॉबीज हैं जिन्होंने मियां साहब के साथ और फिर पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती की है। मजीद संगीन होगी सूरत हाल। दूसरा सवाल आपसे यही कि अरशद साहब ने जो बात की, चाइना इस वक्त नवाज शरीफ पर ट्रस्ट कर रहा है और नवाज शरीफ को बेसिकली वो सपोर्ट कर रहा है, जो चीजें हमें होती हुई नजर भी आ रही हैं कि IMF की तरफ से टका नहीं आया अभी तक पाकिस्तान को, लेकिन चाइना ऑलरेडी $4 अरब जो है वो रोल बैक कर चुका है। तो ये सामने चीजें नजर आ रही हैं कि कौन अभी तक पाकिस्तान को बचाने के ऊपर जो है वो तुला हुआ है, अभी तक सपोर्ट कर रहा है, और कौन है जो भी सर चाइना भी, जी, चाइना भी, और सऊदी IMF भी, सऊदी अरब भी, मिडल ईस्ट भी, अमेरिकन भी। यकीन करें कि ये अगर चाहें तो एक दिन के अंदर पाकिस्तान का सारा कर्जा माफ करके, क्योंकि इनके ना इनके इन्वेस्टमेंट्स का इंश्योरेंस है। ये देखें, हमारे यहाँ कोई बताता नहीं है कि ये जो सॉवरेन गारंटीज होती हैं, इनके यहाँ इंश्योरेंस होती है इतने बड़े पैसे की, इनको नुकसान हो ही नहीं सकता, मगर वो बताते ही नहीं है कि भाई ये, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर भी अवाम की कंसेंट के जरिए कोई अपने मकासद भी पेश करने हैं। अभी ये चाइना जो है अगर चाहे तो ये यकीन करें, बिल्कुल सवाल बिल्कुल मेरा मुकम्मल कर लें, देन उसके बिल्कुल छोटा सा सवाल बिल्कुल मुकम्मल कर लें आप, बिल्कुल यही पूरा तज़किया। अभी सवाल में से ये कि आपने बात की कि पाकिस्तान का कर्जा माफ कर सकते हैं, एग्जैक्टली आई एग्री विद यू। मैंने जो एक प्रोग्राम में 2 दिन पहले बात भी की थी कि इन सिर्फ 3 मुल्कों के पास, रूस, चाइना और सऊदी अरब, इन तीनों के मिला के अगर हम रिजर्व्स की बात करें तो वो तकरीबन $4,500 बिलियन बनते हैं। 4,500, पाकिस्तान का कर्जा $120 बिलियन है और इन तमाम मुल्कों के पास $4,500 बिलियन हैं जो डिक्लेयर्ड हैं। और अक्सर लोग कहते हैं कि अंडर द कारपेट भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी होती है, खासतौर पर रशिया के बारे में ये बात की जाती है कि डिक्लेयर्ड कुछ और है लेकिन अंदर खाते बहुत बड़ी इकोनॉमी जो रन कर रही है वहां पे। पुतिन के बारे में कहा जाता है कि वो एक अनडिक्लेयर्ड जो दुनिया का रिचेस्ट एक आदमी है, लेकिन वो डिक्लेयर्ड नहीं है। सवाल मेरा बेसिकली ये कि इन सूरत हाल में खान साहब आपकी बहुत गहरी नजर होती है, आपका तजिया सुनने वाला होता है कि इन हालात में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। क्या हम अभी भी, जिस तरह मोहम्मद जुबैर ने एक इंटरव्यू में बात की कि पाकिस्तान की तरक्की की सबसे बड़ी वजह यही है ना करने की कि हमारे 4 हमसाए हैं और 3 के साथ हमारी लड़ाई है, 3 के साथ हमारा ट्रेड ही उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का ट्रेड एक डोमेस्टिक लेवल पे या आपके जियोग्राफिक लेवल के ऊपर होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम अभी तक, आप समझते नहीं कि एक बीच की बिल्ली वाला किरदार अदा कर रहे हैं? इधर से अमेरिका हमें दबा रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है एक पार्टी की। डेफिनेटली हम डेमोक्रेट्स आते हैं तो कुछ मामला होते हैं, रिपब्लिकन आते हैं कुछ और मामला होते हैं पाकिस्तान के अंदर, फिर चाइनीज के साथ हम $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट ले लेते हैं। अर्शद साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जिस तरीके से CPEC को सबोताज किया गया ऑलरेडी, जो बड़ा अहम था पाकिस्तान के अंदर। तो इस सूरत हाल में एक मुखलिसाना आपका क्या मशवरा है कि आप क्या समझते हैं कि दैट्स द लाइन, इस लाइन को आप पकड़ लें, ये आपका रास्ता है, इससे आपने लेफ्ट राइट नहीं होना, आपको तरक्की रोक नहीं सकती। फिर बिल्कुल इसके अंदर सिर्फ एक काम करने की जरूरत है कि एक मैसिव कैंपेन शुरू करनी पड़ेगी मीडिया के जरिए और पूरा जोर लगाना पड़ेगा
कि हमारे माशी हालात के बिगाड़ की जिम्मेदार कौन सी ताकतें हैं, हमने किस ताकत के कहने पर हमने कौन सी जंग लड़ी है, पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। सर अगर आप सिर्फ टीवी पे बैठकर मियां साहब सच बोलना शुरू कर दें कि यमन के मामले में मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, जितने जनरल जिंदा हैं उनके साथ जाकर के वो सच बोले बैठ करके कि सर हमें किस तरीके से अमेरिका ने मजबूर किया, हमें किस तरीका से चाइना ने लालच दी, हमें किस तरीके से हमारी वो उन्होंने हमें कायल किया कि हम गवादर को स्लो कर दें या हम गवादर बना दें, हम कैसे ईरान के साथ डील न करें। ईरान ने कहा कि पाइपलाइन हम बना के देते हैं, जरदारी साहब बता दे कि मुझे किसने कहा कि पाइपलाइन बनाई तो तुम्हारी खैर नहीं है। अल्लाह की शान है, अगर ये सच बोल दिया जाए सर, ये अवाम अभी भी गैरतमंद है, ये यकीन करो अपने लीडर्स के साथ खड़ी हो जाएगी, वहां चेंज आ जाएगा, जिसकी वजह से इन मुल्कों के अंदर सियासी पार्टियां अमेरिका, बरतानिया, रूस, चाइना के अंदर फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वहां पर भी अवाम उठ कर कहेगी यार तुम ये वसाइल इन जगहों पर लगा रहे थे ताकि तुम्हारे बिजनेस वालों को ठेके मिले, तुम्हारी स्टॉक मार्केट ऊपर जाए। और देखें इराक की जंग में सिर्फ स्टॉक मार्केट जो ऊपर गई है ना, वो मिलिट्री इन्वेस्टमेंट की थी। इस वक्त यूक्रेन की जंग में सबसे बड़ा फायदा पता है किसको है? पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को। आप कोई आदमी निकाल के उनके नंबर नहीं देख रहा, सिर्फ वो पीक पहाड़ी की तरह माउंट एवरेस्ट बन रहे हैं उनके फायदे। तो ये सच अगर हम लोग सोशल मीडिया से बोलना शुरू कर दें और मजबूर करें मियां साहब को, हयात है अल्लाह उनकी जिंदगी फरमाए, उनको वो बताएं सर हमें चाइना ने कैसे कायल किया या हमने चाइना को कैसे फंसाया कि लाओ जी गवादर बनाओ, तुम्हें पूरा मिडल ईस्ट देते हैं, ये भी एक बात है। तो ये सच अगर यहाँ पर सिर्फ बोल दें जी इससे, क्योंकि हुकूमत इनको वैसे भी नहीं मिलनी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने इनको इस्तेमाल करना है अपनी नस्लों की कामयाबी के लिए। ये सच बोल दें नंबर 1, आप यकीन करें उसी वक्त सबसे पहली कंट्री जो इनकी खिदमत में आएगी वो इंडिया आएगा, क्योंकि वो इंडिया कहेगा कि तुम लोगों के कहने पर हमारे साथ तुमने ये मुखासमत रखी क्यों। उनके भी बिजनेस टाइकून्स अमीर हो गए जंगी सामान से, और हमारे यहाँ भी बिजनेस टाइकून्स अमीर हो गए क्योंकि इन्होंने नेसेसिटी पैदा कर दी। और इजाद जरूरत की अम्मी है, ये कहते हैं ना इजाद। आई एग्री, इन्फ्लुएंस इस वक्त बिजनेस कम्युनिटी का बहुत ज्यादा हो चुका है इंडियन गवर्नमेंट में, ये बात एग्री करता हूँ। उनके सर जितना जो उनका रिजर्व है ना, अल्लाह जानता है उनके रिजर्व सर ऐसे ये पान का पत्ता बेचने से नहीं हुए, उनका रिजर्व जो है कथा बेचने से नहीं हुए, ना उन्होंने आर्टिस्ट है सर, उनका रिजर्व मिलिट्री स्पेंडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाया है, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान उनके लिए थ्रेट है। पाकिस्तानी जब ये करते हैं ना एक्सरसाइजेस वगैरह सर, उनके यहाँ बजट जो है ऊपर जाता है, क्योंकि ये मशवरे, ये सच जिस दिन मियां साहब ने, जरदारी साहब ने, रिटायर्ड जनरल्स ने कह दिया, यकीन करें उन मुल्कों के अंदर भी इनकलाब आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दे के बात को खत्म करते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया ये समझ रही है कि चाइना ने ईरान की और सऊदीया की जो दोस्ती कराई है उसमें शायद ईरान की कोई मजबूरी है, अल्लाह जानता है। सऊदी अरब ने रिक्वेस्ट की चाइना से कि ईरान से हम जंग खत्म कर रहे हैं, क्यों? जिस वक्त सऊदी अरब ने यूक्रेन की मदद की है ड्रोन लड़ाई के लिए ईरान रूस में, सऊदिया हैरान रह गया कि ईरानियंस के ड्रोन अमेरिकन ड्रोन से 7 साल तरक्की में आ गए हैं। सऊदिया ने उसी वक्त आइडिया ले लिया कि दैट्स इट, हमारी गेम खत्म है। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में इतनी तरक्की कर ली है तो हो सकता है बाकी चीजों में भी करें। जंग हाथ मिला रहे शेख, कह रहे हैं जी आपके तो कहने का मतलब, आपको पता है कि 2030 जो विजन है, खासतौर पे जो नियोम के हवाले से अगर मैं बात करूं, जो लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं बेसिकली, जो बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हो रही है सऊदी अरब के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि हालात उस तरफ जाएंगे। जाहिर सी बात है, इकोनॉमिकल जो वॉर मैं कहता हूँ इस वक्त दुनिया भर में जारी है, सब कुछ एक, यही है, एक जंग होती है, बिल्कुल इकोनॉमिक वॉर मेरे ख्याल से जारी है। हर बंदा, हर कंट्री ये चाहती है कि हम किस तरह से इकोनॉमिक तरीके से जो है ना वो सर्वाइव कर सकते हैं। अब मियां साहब, ये जरदारी साहब, इनका ये महफूज है, ये बाहर हैं, इनकी सजाएं भी हो चुकी हैं, ये बोलते क्यों नहीं है? अगर ये बोल दें कि भाई हमें कैसे मजबूर किया गया। से जो मैंने बात की कि सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद हमें सच बोलना है, उसके बाद एक्सपोज करना है, एंड देन आप इसको रीस्टार्ट करें। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना इसमें इंटरफेयर करना चाह रहा हूं। खान साहब, इस बात को थोड़ा सा कंप्लीट करें, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के सिवा मुझे तो कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं नजर आ रहा है कि जहां पे इस चीज को डिस्कस किया जा रहा हो।
ईरान की सलाहियत के बाद और यूक्रेन के सूरत हाल के बाद जिस तरीके से सऊदीयंस ने होश के नाखून लिए हैं, ये वही बातें हैं जिस बातों को जाकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वहां पर बता रहे थे कि क्या होने वाला, तुम्हारी इंटेलिजेंस किस जगह पे बैठी हुई है और हमारे पास रिपोर्ट्स क्या है। तो यही वजह थी कि यमन की जंग को रोक लिया गया था, लेकिन क्योंकि इंडस्ट्री के पीछे किसी के मफादात भी थे, किसी का असला भी बिकना था और उसके अंदर कमीशन भी मिलनी थी, तो ये सूरत हाल। इस बात को कंप्लीट कर दें प्लीज। ये याद रखिएगा कि जिस दिन एक नौजवान एफएससी में डॉक्टर नहीं बन पाता, वो इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिलता, उसको कहीं एयरफोर्स में भी जॉब नहीं मिलती, तो वो मिलिट्री में जाता है आईएसएसबी करने। जब उसको लेटर आता है, ये थोड़ी फनी बात है, जो लेटर आता है उसमें लफ्ज लिखा होता है कमीशन, यू हैव बीन कमीशनड, यानी आपकी कमीशन सेट हो गई है कि आपको अब मुल्क की हुक्मरानी के हर जाविये में से आपके लिए कमीशन सेट हो गई है। उसे कहते हैं कमीशनड ऑफिसर। हालांकि सिविल सर्विसेज में होता है गजेटेड ऑफिसर। तो ब्रिटिश ने सेट किया हुआ था ना ये, ब्रिटिश में, हाँ, वो उनका भी यही मतलब था कि पूरी दुनिया एक पाए है, एक केक है, उसमें से उसका कमीशन निकालना है उन्होंने ना। वेस्टर्न जो इस्तेमार है उसकी इकोनॉमी की बुनियाद ये है कि दुनिया में कहीं पर भी £1 या $1 कोई कमाएगा ना, उसमें इन्होंने अपना टैक्स रखा होता है और उसका तरसील का निजाम बनाया है सेंट्रल बैंक। यहां पर भी ये सेंट्रलाइजेशन का जो चक्कर है, आप यकीन करें, ये इख्तियारात की बेसिकली कमीशन का मतलब तो इसमें लेते थे ना कि इख्तियारात की हवालगी, हवालगी। तो जब ये यमन का मामला आया तो अल्लाह जानता है कि सर हमारे C-130 यहाँ से उड़ता था और उड़ाने वाले भी हमारे दोस्त हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे क्लास फेलोज हैं। वो बताते थे कि आजकल जो है ना, हम यहाँ से कराची से C-1 उठता है, 30 मिनट्स के बाद हमें उतरना पड़ता है कहाँ पर, साउथ यमन में, और यहाँ से हम क्या लेके जा रहे हैं, पाकिस्तानी पर्सनल। और ऊपर से कह रहे सर कमीशन को अगर आपने हाथ लगाया तो लियाकत अली खान बना देंगे आपको, कहाँ बैठे हैं आप। ये तो इतना, इसीलिए तो मैं समझता हूँ कि बातें हो रही हैं ये अवाम के जरिए भी ये अगर हम इसको यहीं पे तो मेरी भी अब जो है ना वो माफिया की बात कर रहा हूँ मैंने, जो आप कह रहे हैं। देखें अभी मेरी बाकी हकीकत में कांपे टांग रही है। आप प्लीज अगर आप कोई बाजवा साहब का इंटरव्यू आया है, उसके बहुत सारे हिस्से जो है ना, अभी आपने देखा ही होगा शायद मेतला साहब के साथ, उनका बहुत सारा हिस्सा वो अभी क्लासिफाइड है। और मेतला साहब वो क्लासिफाइड गुफ्तगू करते जरूर हैं, मगर वो ताकीद से कहते हैं, दोस्त है हमारे। मैं हामिद भाई के पास जाने से पहले ना मैं छोटी सी आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि शायद मितला के हवाले से कि ये क्या सिचुएशन है। बाजवा साहब तो कहते हैं कि 2024 तक मैं इंटरव्यू देने में या किसी किस्म को बयान देने का जो है ना वो पाबंद हूं, ना देने का। तो फिर ये इंटरव्यू कैसे बाहर आ रहे हैं, इस पे जरा मुझे बताएं। आपकी कोई शायद मितला साहब से बात भी हुई है? बिल्कुल हुई है सर, पहले हुई थी, मंसूर अली खान साहब से भी हुई थी और जावेद चौधरी साहब से भी हुई थी। उनके आर्टिकल के लिए भी हम लोगों ने कुछ बैकग्राउंड डाटा भी जमा किया था। आपको पता है हमें बैकग्राउंड प्लेबैक सिंगर्स हैं हम लोग, बहुत सारे कामों में इन्वॉल्व होते हैं, बोल नहीं सकते क्योंकि उनका फिर काम खराब होता है। हमारे पास सर ये आपको मैं एक उर्दू का लफ्ज है उसे कहते हैं मिली भगत। ये बिल्कुल मिली भगत के तरीके पर हुआ है कि भाई अब मैं गुफ्तगू होगी, उसको इंटरव्यू नहीं कहना क्योंकि मेरे पास मिलिट्री के ऊपर पाबंदी है, मगर तुम इसको छाप दो और मैं इसकी तरदीद कर दूंगा और फिर मैं तुम्हें धमकाऊंगा कि मैं तुम्हें सू भी करूंगा। ये मिली भगत है। और जो कानूनी चाराजोई होगी वो वैसी ही होगी, वो वैसी खान साहब इसका एम्पिरिकल एविडेंस है जी, इसका एक एम्पिरिकल एविडेंस है। वो एम्पिरिकल एविडेंस मैंने कल भी, मैं हमें सबके चलता नहीं ये जो खान साहब बात कर रहे हैं ना, मैं इसको सेकंड करता हूं। इसका एम्पिरिकल एविडेंस ये है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ साहब का बाजवा साहब ने एक सहाफी है जिनका नाम है जावेद चौधरी, उनको इंटरव्यू दिया, ठीक है। और उस इंटरव्यू के दरमियान में उन्होंने उस इंटरव्यू की एक आर्टिकल छपा और उस पे एक तूफान आ गया और 3 दिन वो जो आर्टिकल है वो ज़ेरे बहस होता रहा और बाजवा साहब के मुंह से चूं तक नहीं निकली। जब उसका सेकंड पार्ट आ गया और 2-3 दिन उसके ऊपर बहस हो गई तो तब उन्होंने एक और सहाफी को घेर लिया और उन्होंने कहा कि जी उस सहाफी के जरिए कि मैंने तो इसमें ये बातें नहीं की जो जावेद चौधरी साहब ने की हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें जो अगर आप उसको उठा के देख लें तो उसके अंदर 2 चीजें ऐसी थी जो कि आर्टिकल नंबर 1 में थी, ठीक है। आर्टिकल 2 आ गया। अच्छा, उसके बाद फिर मेतला साहब के साथ भी यही कहानी हुई कि मेतला साहब ने एक आर्टिकल लिखा उस मुलाकात के ऊपर और उसके ऊपर तूफान आ गया और बाजवा साहब के यानी मुंह पे सांप तक नहीं सूंघा, ठीक है। और उसके बाद वो 1-1.5 हफ्ता वो मार्केट में सेल होता रहा। उसके बाद जब दूसरा आ गया
आर्टिकल, उसके आर्टिकल पब्लिश होने के ठीक 3 घंटे बाद 2 सहाफियों ने ट्वीट कर दी कि हमारी भी बात हो गई है। वो कह रहे हैं कि मैंने तो इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है, तो मतलब हमें क्या अलीबाग या चीचू की मलिया से आया हुआ समझा है? कामरान शाहिद ने बेसिकली सबसे पहले तो, और सर कामरान शाहिद साहब को मैं बता दूं, मोहतरम हमारे उस्ताद नुमा दोस्त हैं, वो भी बड़े शफीक हैं। वालिद साहब उनके आजकल जो है कि टोरंटो में है और उनके साथ जी कनाडा में है। हाँ जी बिल्कुल, अभी मुलाकात के लिए यहाँ से हमारे अपने दोस्त, जाती दोस्त उनके पास गए और शाहिद साहब को यहाँ मदऊ किया गया। वो आ नहीं रहे, कुछ तबीयत का मामला है और वापस भी जाना है। ये यकीन कीजिए कि शायद कामरान शाहिद साहब भी उसी मिलिट्री के क्लॉज को डिफेंड कर रहे हैं जिसके जरिए बाजवा साहब को बोलना सरेआम मना है, मगर प्राइवेट गुफ्तगू तो वो कर सकता है ना। उसको कोई आदमी इंटरव्यू कह दे, उसका कसूर नहीं है। उसने कहा ना मैंने इंटरव्यू नहीं दिया ताकि मुझ पर कोई और आलू ना आ जाए। तो अब ये जो बात है इसको समझें, और ये मिली भगत है। ये मीडिया भी एस्टेब्लिशमेंट का एक ऐसा हिस्सा है कि सर ये 4 साल 5 साल आगे सोच सकता है। फौजी तो 10-15 साल सोचता है ना, और जज तो 100 साल सोचता है। मतलब वही बात है ना, वो कहते हैं खाने की टेबल पे बात हुई हमारी। जब वो ये बात करते हैं कि खाने की टेबल पे हमारी गुफ्तगू हुई, तो वो कैंडिड गुफ्तगू है, और कैंडिड गुफ्तगू जो है वो मेरे ख्याल से वो तो जायज होती है ना। अब बाजवा साहब की इसी आर्टिकल में से देखें कि उन्होंने ईमान मजारी के हवाले से कहा कि ईमान मजारी के खिलाफ जो केस हुआ, फिर वो फौज ने खुद ही कहा कि हल्का केस करो ताकि हमें इसकी पैरवी ना करना पड़े। ये सब ये है, मगर अवाम कंफ्यूज हो रही है। मंसूर अली खान साहब ने इस पे एक्सप्लेन किया। आमिर साहब, एक बड़ा अहम टॉपिक है डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो चीजें मामला इस वक्त चल रहे हैं। एक केस ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुका है, जो आपको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो एक केस चल रहा है, एक वकील है उनके साथ जो है इलेक्शन कमीशन का एक केस चल रहा है, और डेफिनेटली इलेक्शंस के ऊपर जो है वो तौहीन अदालत के हवाले से जो है ना मामला इस वक्त चल रहे हैं, जो 5